आज हम पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता मैंने कौन सी अथॉरिटी बुक से नोट्स लिया वो पहले बताऊंगी, और यहाँ से पूर्व एग्जाम के प्रश्न कहाँ कहाँ से आए थे वो सारी बताऊंगी। अभी 2023 में प्रश्न आया ना वो भी बताऊंगी, और 2016 में कहाँ से आया, 2022 में कहाँ से प्रश्न आया, पूरा डिटेल से। ये BA फर्स्ट ईयर की बुक है, मैंने लाई है BA फर्स्ट ईयर की बुक। जब प्राचीन भारत का इतिहास है जो प्रारंभ से 1200 तक का है, ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी। और ये जो है ना, ये UGC नेट के अनुसार बनी हुई है, पूरा पाठ्यक्रम उन्होंने ही उसी निर्देशन में बनी हुई UGC नेट के निर्देशानुसार। BA पार्ट फर्स्ट ये आप देख सकते हो, और पूर्व प्रोफेसर थे, और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के अनुसार ये छपी हुई है। तो यहाँ से जो ये टॉपिक है ना, बनास सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया था, बनास सभ्यता भी पढ़ाया, और बनास सभ्यता जो बनास संस्कृति है ना ताम्रपाषाणकालीन वो पढ़ाई थी। उसके बाद आप देखोगे तो ये बागुर सभ्यता है। बागुर सभ्यता पूरा डिटेल से यही है, और पूरा का पूरा मैंने यहाँ से पढ़ा है। यहाँ से आपको प्रशस्त्र उपकरण यानी कि प्राचीन काल से 3 भागों में ये विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में ये विभक्त है। पूरी डिटेल से 3 भागों में हम देखेंगे इसको। और इसके अंदर से ये ताम्रपाषाणकालीन उपकरण कौन कौन से स्तर मिले हैं, 3 स्तरों में विभाजित है। और ये अस्थियाँ जो हड्डियाँ किस किस की मिली, कहाँ कहाँ मिली हैं, और पूरी डिटेल से ये देख सकते हो आप। और उसके बाद हम देखेंगे इसके मिट्टी के बर्तन जो चाक से निर्मित कब होते थे, और हाथों से कब बनाए जाते थे, कौन से स्तर में चाक का निर्माण हुआ। फिर आभूषण में एक प्रश्न आया था वो भी बता दूंगी। फिर मकानों के अवशेष, यहाँ किस तरह के मकान बनते थे उसके भी सारे अवशेष बताऊंगी मैं आपको पूरा डिटेल से। फिर हड़प्पा वैदिक संस्कृति। अब इसके बाद हम वैदिक सभ्यता ही स्टार्ट करेंगे, और आपको मर्दबांड है ना वो मैप से बताऊंगी मैं, और लघु पाषाणकालीन उपकरण है वो भी मैप से बताऊंगी। पूरा आपको उसके देख के आप समझ जाओगे। आज सिर्फ बागुर सभ्यता ही पढ़ेंगे, जो राजस्थान अध्ययन GK का 3rd पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो संस्कृत विभाग में भी न्यू भर्ती आई है, और हमारे RPSC की भी अभी चल रही है। तो वो तो चली गई, लेकिन क्या पता आगे भी और आ सकती हैं, तो उसकी तैयारी करेंगे। नई सरकार एक बार तो वो भी निकालेगी। तो राजस्थान मध्य पाषाणकालीन स्तर, क्योंकि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता ही हमारी दी हुई है। तो ये बनास नदी की सहायक है ना, कोठारी नदी उसके तट पर है। और उत्खनन 1967-68 में, फिर 68-69 2 बार में हुआ था। किसने किया था? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र LS लेसनी पूना विश्वविद्यालय राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से, राजस्थान का पुरातत्व विभाग था ना वो भी इसका सहयोगी था। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का अभी एग्जाम हुआ ना 7 जनवरी को, वहाँ ये प्रश्न आया था। BA फर्स्ट ईयर की बुक से ही लाइन टू लाइन उठाया गया था ये। यहाँ से प्रशस्त्र उपकरण, ताम्र उपकरण, लोहे के औजार, मृद भांडों के अवशेष, आभूषण, पशुओं की हड्डियाँ, फर्श, दीवारें, मकानों के आदि अवशेष मिले। लेकिन मकानों के अवशेष किस काल में मिले हैं और किस काल में नहीं मिले, स्थायीकरण जीवन का कब था और क्या नहीं था, पूरा डिटेल से देखेंगे हम। प्रशस्त उपकरणों के आधार पर 3 काल विभाजन किए गए। उपकरणों के आधार पर प्रथम काल था 3000 ईसा पूर्व से 2000 तक, दूसरा काल था 2000 से 500, फिर तीसरा काल है 500 ईस्वी से प्रारंभ के ईस्वी सन तक है। स्टपिक और रामसी कासम पत्थरों से निर्माण किया जाता था प्रथम काल में। जब प्रशस्त्र उपकरण है ना, ये पहला काल है जहाँ जिस पत्थर से का उपकरण बनाए जाते थे ना उसे कहते थे स्टपिक और रामसिकास्म। ये इन पत्थरों के उपकरण बनाए जाते थे। आकार कैसा था? लघु पाषाण उपकरण थे, माइक्रोलिथ। आंतरिक पृष्ठ यानी फलक, और फलक को क्या कहते थे? ब्लेड, और उपखंड उसको कहते थे चिल्प। इस प्रकार के ये उपकरण थे। लंबाई इनकी 1 से 4 सेंटीमीटर इनका स्वरूप था। सभाकार, रंभाकार, ज्यामितीय आकार वाले इनको। यहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन लिखा है। रंभाकार या ज्यामितीय आकार वाले, आकृति वाले, इनको नोकदार तीक्ष्ण जैसे लकड़ी या हड्डी के टुकड़ों पर लगाए जाते थे। हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा लेते थे और उसके अंदर उसको घुसो के ये चलाते थे। जीवन का स्थायित्व नहीं था, और मकानों के प्रमाण भी इस काल में हमें नहीं मिलते हैं। प्रशस्त्र काल में जो प्रथम काल था 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व जो राजस्थान में थी, उसके मकानों के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं, और जीवन का स्थायित्व भी यहाँ नहीं मिलता है। ये पॉइंट याद रखना, जो नहीं मिलता है ना वही परीक्षा में पूछा जाता है। ये था ताम्र उपकरण जो द्वितीय चरण में के उपकरण थे। ये द्वितीय चरण में ये इनको उपकरणों का निर्माण हुआ था, इनको खोज हुई थी। जो उत्खनन का द्वितीय चरण 2000 ईस्वी से 500 तक काल था ये द्वितीय चरण। इस काल में 5 ताम्र उपकरण हमें मिले हैं, जहाँ कौन सी सभ्यता? बागुर सभ्यता से, जिसमें एक लंबी छेद वाली छुई 10 से 5 सेंटीमीटर, कुतांग्र, और एक त्रिभुजाकार शस्त्र था जिसमें 2-2 छेद थे। तो ये 5 उपकरण यहाँ से मिले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपकरणों की संख्या नगण्य है, फिर भी इस काल में इनकी उपलब्धता को यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी शिकारी जीवन स्तर से भी आगे बढ़ गए थे, और जीवन का स्थायित्व आने लगा था। यहाँ स्थायित्व आ चुका था। खुदाई से प्राप्त मकानों के अवशेष भी मिले, यानी कि द्वितीय चरण में मकानों के अवशेष मिले हैं, प्रथम चरण में नहीं मिले थे।
अब है अस्थियाँ। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के बहुत से टुकड़े मिले हैं, लेकिन इनका पता लगाना कठिन है कि इन पशुओं में, क्योंकि इनका आकार छोटा है, क्योंकि इन पशुओं की हैं या मानव की किन किन की हड्डियाँ, इनका पता लगाना अभी कठिन है, क्योंकि इनकी छोटे आकार की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। उसके बाद विद्वानों के अनुसार अस्थियाँ ना गाय, बैल, हिरण, चीतल, बारहसिंगा, सुअर, गिद्दड़, कछुआ आदि की हो सकती है। कछुआ भी मैंने लिखा नहीं है, वो भी देख लेना। और उसके बाद हम देखेंगे, अगर यहाँ सही है तो इनका मानना है यहाँ के लोग मांसाहारी थे और ये कृषि से भी परिचित हो चुके थे। तृतीय चरण में हड्डियों का कम मिलना कृषि आरंभ है। तृतीय चरण में इनकी कृषि का आरंभ हो चुका था। पशुपालन भी इसका मुख्य व्यवसाय बन चुका था द्वितीय चरण में। यहाँ से 5 मानव अस्थिपंजर भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा नहीं, जिसमें यहाँ की संस्कृति में शव निवर्तन पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो शवों की जो पद्धति होती है, जहाँ कहीं हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि कलश समाधान कहाँ था, ताबूत समाधान हड़प्पा में था, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में था, और जो पढ़ा था हमने कि प्रतीकात्मक कहाँ था, तो वो कालीबंगा में था, और संयुक्त समाधान कहाँ था, तो वो लोथल और कालीबंगा दोनों में था, मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो इसी तरह यहाँ कैसे थे, शव निवर्तन पद्धति कैसी थी, शव निवर्तन पद्धति से जानकारी मिलती है। और प्रथम एवं द्वितीय चरण 2 चरण थे। प्रथम द्वितीय चरण में दक्षिण पूर्व अथवा उत्तर पश्चिम दिशा में लिटाया जाता था शव को, और शव की टांगों को मोड़ दी जाती थी। यानी कि प्रथम और द्वितीय चरण में तो दक्षिण से पूर्व लिटाया जाता था और उनकी टांगें मोड़ दी जाती थी। जबकि तृतीय काल है ना, इसमें शव के उत्तर और दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था और उनकी टांगों को सीधा रखा जाता था। मैंने बताया तीनों चरणों में एक समानता थी कि सबको अंदर, घर के अंदर या घर के निकट ही उसको गाड़ दिया जाता। तीनों सब, प्रथम चरण काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, तीनों कालों में क्या था पता है कि यहाँ जो शव होते थे ना, उनको अपने घरों की फर्श के नीचे या घर के अंदर या घर के पास निकट ही गाड़ दिया जाता था। बस तीनों में समानता यही थी। दफनाते समय इनके आभूषण, मोती के हार, तांबे की लटकन, मृद भांड, मांस आदि को ही साथ गाड़ते थे, मांस को भी, और शवों के पास खाद्य सामग्री और पानी भी रखा जाता था। एक शव ऐसा मिला है कंकाल जिसमें हड्डी या पत्थरों के हार गले में था। ये 2022 में मैं भी बताऊंगी, महत्वपूर्ण तथ्य होगा ना वहाँ। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य है ना, इसको मैं वापस आपकी लास्ट में दिए हुए हैं, परीक्षा में जो आए हुए हैं। प्राचीन काल यानी प्रागैतिहासिक काल में अन्य देशों में भी शव निवर्तन की पद्धति प्रचलित थी, यानी कि हर जगह थी ये। तृतीय चरण एक कंकाल पर ईंटों की दीवार मिली है जो समाधि का द्योतक, यानी कि तीसरे चरण में समाधि के अवशेष भी मिले हैं, ये भी याद रखना। प्रथम चरण में हमने बताया कि शव निवर्तन पद्धति थी प्रथम और द्वितीय काल में, जहाँ दक्षिण पूर्वी अथवा उत्तर पश्चिम दिशा में लिटाया जाता था और उसकी टांगें मोड़ दी जाती थी, प्रथम और द्वितीय। तृतीय चरण में उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था और उसकी टांगों को सीधा रखा जाता था। और तीनों चरणों में एक ही विशेषता थी कि उसके शव को घर के अंदर या घर की फर्श के नीचे या घर के पास ही निकट उसको गाड़ दिया जाता था। लेकिन जो प्राचीन काल में जो तृतीय चरण में था, वो कंकाल पर ईंटों की एक समाधि का भी हमें यहाँ मिलता है। क्या मिलती है, अवशेष द्योतक या प्रमाण मिलता है तृतीय चरण में। मर्दभांड और मिट्टी के बर्तन, अब हम पढ़ेंगे मर्दभांड और मिट्टी के बर्तन है ना। द्वितीय और तृतीय चरण में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले। प्रथम चरण में हमें मिट्टी के बर्तनों के अवशेष नहीं मिले हैं। इसका रंग मटमैला, जल्दी टूटने वाले थे ये। यहाँ पर से सरावले, तस्तरियाँ, कटोरे, लोटे, थालियाँ, तंग मुँह के घड़े और बोतलों के समान घड़े बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये मैं आपको मैप से बताऊँगी अभी आपको। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि बागुर वासियों के खाद्य पदार्थों और संग्रह उपकरणों में भी विविधता थी, यानी खाद्य पदार्थ भी थे उनके पास, और इनके जो संग्रहण उपकरण करते थे ना, संग्रह यानी कि इकट्ठा करते थे, उनमें भी विविधता पाई जाती थी, अलग अलग थे। और इन मर्दभांडों में रेखाओं का चित्रण भी मिलता है और अलंकरण का अभाव था। ऊपरी भाग पर लाल रंग और भीतरी भाग में काला रंग था। अभी पूरी डिटेल से बताऊंगी मैं। द्वितीय चरण में 200 से 500 तक था और हाथ से बनाते। द्वितीय चरण में, पहले चरण में तो हमें मर्दभांड नहीं मिले, द्वितीय चरण में वो हाथ से बनाए जाते थे। उसी के ये रेखाओं का चित्रण था, लाल रंग था ऊपर, नीचे अंदर अंडरग्राउंड में ब्लैक रंग था। थोड़े दूसरे मर्दभांड थे, जल्दी टूटने वाले थे, ऐसे मर्दभांड थे, वो द्वितीय चरण में बने थे। लेकिन तृतीय चरण में चाक से बनाए जाने वाले बर्तन थे ना, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसका आकार और यानी कि इस चरण में मर्दभांड पतले और टिकाऊ होते थे, इसलिए तृतीय चरण में चाक से बनाए जाते थे। तो ये 3 चरणों की विशेष महत्व आपको याद रखना, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बना के पूछा जाता है।
आभूषण, तीनों चरणों के आभूषण मिले हैं, तीनों आभूषण तीनों चरणों के मिले हैं। देखो समाधान तीनों चरणों के मिले हैं, स्वनिर्वर्तन पद्धति तीनों चरणों की मिली है, आभूषण तीनों चरणों के मिले हैं, लेकिन मृद भांड और मकानों के अवशेष प्रथम चरण में नहीं मिले हैं। मृद भांड भी प्रथम चरण में नहीं थे और स्थायी जीवन का स्थायित्व भी प्रथम चरण में नहीं था, और मकानों के आवास थे ना, आवास निवास, वो भी प्रथम चरण में नहीं थे। घुमंतु जनजाति का मानव था, ऐसे इस सभ्यता के अनुमान से हम देख सकते हैं। यहाँ मोतियों के हार मालाओं के रूप में अधिक दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग पाल पत्थर को याद रखना, एजेंट और इंच इंग्रगोप यानी कि कार्नोलियन के पत्थर थे तथा कांच के मोती बनाते थे। इनको घरों में धागों में पिरोकर घर के अंदर जो धागे होते हैं ना, धागों को पिरोकर पहना जाता था। ताम्रपट्ट भी हार के लटकन में काम आते थे। खुदाई में अन्य किस्म के आभूषण नहीं मिले, सिर्फ यही मिले जो लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर की बुक में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक ऐसा पत्थर और हड्डियों का हार मिला है एक कंकाल के अंदर, वो कहाँ से मिला था? वो बागुर सभ्यता से मिला था। ऐसा प्रश्न आया है, मैं नेक्स्ट में लिखा हुआ भी है, पूरे नोट्स में बताऊंगी, स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। और मकानों के अवशेष द्वितीय और तृतीय चरण में मकानों के अवशेष मिले हैं, प्रथम चरण में नहीं मिले। मकान पत्थरों से बनाए जाते थे, ये याद रखना। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, वहाँ मकान ईंटों से या पक्की ईंटों, कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। लेकिन जब बागोर सभ्यता पढ़ते हैं तो यहाँ मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। घरों की फर्श को पत्थरों को जमा कर बनाया जाता था, लेकिन इसके आकार और प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। कितने आकार का होता था, आयताकार होता था, वृत्ताकार होता था। लेकिन वृत्ताकार झोपड़ियों के हमें अवशेष मिलते हैं, गोलाकार झोपड़ियों के भी अवशेष मिलते हैं। लेकिन पत्थरों की चिनाई में चिकनी मिट्टी के गारे का प्रयोग होता था। चिकनी मिट्टी के घरों में फर्श पर छोटी मोटी अनेक हड्डियों के टुकड़े मिले हैं तथा पत्थर के हथौड़े भी मिले हैं। यहाँ से निवासी दोनों कालों के मांसाहारी हो गए थे, दोनों कालों में। और घरों में मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, लोहे के ताम्रपान औजार भी मिले हैं यहाँ से। मकानों के आकार प्रकार की विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है, किस प्रकार के आकार के थे। अभी परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है कि बागुर सभ्यता, अब यही प्रश्न नहीं आएगी। पाषाण उपकरणों का औद्योगिक स्थल था बागुर का प्रथम चरण में ही उपकरण ज़्यादातर मिले हैं। बागुर एक रेतीले टीले के रूप में था जो महासती के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के 2016 में आया या 2018-20 में आया हुआ है। द्वितीय काल में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये 2016 में आया था। लघु पाषाण काल या सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी इसे कहते हैं, या इस काल में मिले थे। और ये कंकाल में गले में पत्थर व हड्डियों के हार का मिला है, ये 2022 में आया था फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में। प्रथम चरण में मर्द बांड व आवास के प्रमाण नहीं मिले हैं, ऐसा हम अभी कथन और कारक में मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट तथ्य था और परीक्षा उपयोगी जो तथ्य थे वो मैंने बता दिए हैं। अब की बार जो मिलेंगे, अब हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता को पूर्ण अथॉरिटी के साथ। ये नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता, समाज, धर्म, व्यवस्था। और इस बुक के अकॉर्डिंग, जो बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे तो वैदिक सभ्यता में क्या क्या दिया हुआ है। ये वैदिक समाज है, धर्म है, पूरा देखो डिटेल 101 से 141 तक पेज नंबर है। और आर्यों का मूल स्थान देखेंगे, यहाँ पूरा डिटेल से देखेंगे। वर्ण व्यवस्था वगैरह तो मैंने शायद पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल से भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।